हेलो, आज हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पार्ट 1 मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में देखिए, हमने पिछले वीडियो में चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे खनिज के बारे में, मृदा खनिजों की विशेषता, उनके वर्गीकरण तथा खनिजों का निर्माण, चट्टानों के अपक्षय से खनिजों का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम खनिज की परिभाषा से। तो देखिए, खनिज क्या होते हैं। खनिज ऐसा कोई रासायनिक यौगिक जो कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। और इनका संगठन भी क्या होता है? निश्चित। तो ऐसे रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं तथा इनका संगठन निश्चित होता है, खनिज कहलाते हैं। तो खनिज क्या है? एक प्रकार से एक रासायनिक यौगिक है। खनिजों का जो निर्माण होता है वो होता है, खनिजों का निर्माण चट्टानों के विघटन से, चट्टानों के टूटने से किसका निर्माण होगा? खनिजों का निर्माण होता है। ये विघटन किस प्रकार से होता है हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। खनिज होते हैं, ये खनिज समान अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनकी निश्चित आकृति व इनका रूप क्या होता है? निश्चित होता है। तो ये थी खनिजों की परिभाषा है। अब हम देखते हैं खनिजों की विशेषताएं। तो देखिए, पहली विशेषता है, खनिज पदार्थ होते हैं ये बहुत ही कठोर होते हैं। जैसे कि हीरा है, प्रकृति में हीरा जो होता है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। खनिज विभिन्न रंग के होते हैं, ये नीले, पीले, नारंगी, लाल किसी भी रंग के हो सकते हैं। खनिज पदार्थों का अपना अलग अलग विशेष आकार होता है और जिसे अपन क्या बोलते हैं? रवा कहते हैं इनके आकार को। ये ट्राइक्लिन, मोनोक्लिनिक, घनाकार, षटकोणीय किसी भी आकार के हो सकते हैं। खनिज पदार्थ होते हैं ये, इनमें विभिन्न प्रकार की चमक होती है। धात्विक चमक भी हो सकती है, सोना, कॉपर वगैरह है उनमें धात्विक चमक होती है, जबकि जो कांच या डायमंड होते हैं उनमें अधात्विक चमक होती है। जो खनिज होते हैं वो पूर्ण पारदर्शी भी हो सकते हैं, अल्पदर्शी भी हो सकते हैं, या कुछ खनिज के होते हैं बिल्कुल अपारदर्शी भी होते हैं। तो ये तो थे खनिजों की विशेषताएं। अब आगे आइए, देखिए हम देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। तो पहला है इसमें उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर खनिजों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक खनिज प्राइमरी मिनरल्स और दूसरा है द्वितीय खनिज सेकेंडरी मिनरल्स। देखिए, जो प्राथमिक खनिज होते हैं इनका निर्माण होता है जब चट्टानें बनती है उसी टाइम पे इनका भी निर्माण होता है। जो आगे चट्टानें बनी थी उसी टाइम पे इन प्राथमिक खनिजों का निर्माण होता है। जब खनिज पदार्थ का निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय पिघली हुई द्रव्य मतलब पिघली हुई लावा की ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने से होता है, तो उन खनिजों को अपन क्या कहते हैं? प्राथमिक खनिज कहते हैं। ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संगठन होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण भी चट्टान के साथ ही हुआ, इसलिए ये भी कैसे होंगे? चट्टान के आवश्यक संगठक होंगे, इसलिए इन खनिजों को क्या नाम दे देते हैं? आवश्यक खनिज भी कहते हैं। जो इन खनिज होते हैं इनके कणों का आकार देखिए कितना होता है? 2 माइक्रोन मतलब 0.002 मिलीमीटर mm से अधिक इनके कणों का आकार होता है। ये प्राथमिक खनिज होते हैं, इनसे ही आगे चल के किसका निर्माण होता है? द्वितीय खनिज का निर्माण होता है। इसके उदाहरण है प्राथमिक खनिज के क्वार्ट्ज, फेल्सपार, चूना पत्थर, माइका आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है द्वितीय खनिज। तो जो द्वितीय खनिज होते हैं इनका निर्माण किससे होगा? प्राथमिक खनिज से। जब प्राथमिक खनिज पर के ऊपर जलवायु की या फिर रासायनिक संबंधी कारकों की अभिक्रियाएं होने लग जाती है, तो जलवायु की किसी जहाँ पर ये खनिज मौजूद है वहाँ की जलवायु के कारण या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं से किसका निर्माण होता है? द्वितीय खनिज का निर्माण होता है। जो द्वितीय खनिज होते हैं इनके कणों का आकार 2 माइक्रोन से भी कम होता है। इसके उदाहरण है जिप्सम, पायराइट्स,
एपेटाइट्स, हेमेटाइट और मोंटेमोरियोलाइट्स। तो ये तो थे उत्पत्ति के आधार पर खनिज। अगला है रासायनिक। तो अगला देखिए, अगला वर्गीकरण हम देखते हैं रासायनिक संगठन के आधार पे। तो देखिए रासायनिक संगठन के आधार में सबसे पहले है तत्व। कि मतलब अगर जो खनिज है वो एक ही प्रकार के तत्व से मिलके बना है तो उसका हमने कौन से वर्गीकरण में डाल दिया, तत्व में। जैसे कि हीरा है जो हीरे में केवल एक ही तत्व पाया जाता है, कार्बन। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, तो ये कौन सा हो गया, तत्व। ऐसे गंधक या सल्फर, तो इसमें भी एक ही तत्व मौजूद है, कौन सा, सल्फर, इसलिए ये तत्व खनिज कहलाते हैं। दूसरा ऑक्साइड। अगर खनिज ऑक्साइड की अवस्था में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं कोई भी धातु, तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका उदाहरण है क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट। ये मैग्नेटाइट है, ये Fe का खनिज है, Fe धातु का। अगला है कार्बोनेट वर्ग। कार्बोनेट में के उदाहरण है कैल्साइट, डोलामाइट, मैग्नेसाइट और साइडेसाइट। फेल्सपार को दो भागों में बांटा गया है। जो फेल्सपार खनिज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार और प्लियोक्लेज फेल्सपार। हम ऑर्थोक्लेज फेल्सपार क्या होते हैं, इनमें जो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार होते हैं ये अम्लीय चट्टानों में पाए जाते हैं और इनमें पोटास खनिज, इनके जो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार हैं इनका जो अपक्षय होगा, मतलब ये टूटेंगे तो हमें कौन सा खनिज मिलेगा, पोटास मिलेगा। उस खनिज में किसकी मात्रा अधिक होगी, पोटास की मात्रा अधिक होती है। इनके जल विश्लेषण से क्ले खनिजों का निर्माण होता है जो चिकनी मिट्टी का मुख्य अवयव होता है। अगला है प्लियोक्लेज फेल्सपार। इसमें कैल्शियम फेल्सपार और सोडा फेल्सपार, इसके उदाहरण क्या है, कैल्शियम फेल्सपार और सोडा फेल्सपार है। अगला रासायनिक वर्गीकरण है माइका का। माइका होती है, ये जो माइका है वह पोटेशियम, हाइड्रोजन या फिर फेरस, मैग्नीशियम या लिथियम आदि के क्या होते हैं, हाइड्रेटिक एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं। इन धातुओं के क्या है, ये हाइड्रेटिक एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट है। माइका भी दो प्रकार के होते हैं, मस्कोवाइट जो कि सफ़ेद रंग का होता है और ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, जबकि बायोटाइट जिसे काली माइका कहते हैं यह है पोटेशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और फेरस के सिलिकेट होते हैं। अगला रासायनिक खनिज है एपेटाइट। एपेटाइट क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट है जो मृदा में किसका स्रोत है, फास्फेट का स्रोत है। अगला है हॉर्नब्लेड। तो हॉर्नब्लेड देखिए एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट इस हॉर्नब्लेड के अंदर आते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा खनिज है उसका उदाहरण क्या है, और विशेष तौर पे जो फेल्सपार है जो मृदा में कौन से खनिज की मात्रा बढ़ाता है, ऐसे एपेटाइट से मृदा में क्या प्राप्त होता है, फास्फेट प्राप्त होता है। अगला टॉपिक हम देखते हैं चट्टानों का अपक्षय। तो अगला टॉपिक देखते हैं चट्टानों का अपक्षय या वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो देखिए अपक्षय का अर्थ होता है टूटना या विघटित होना। तो चट्टानों के अपक्षय से तात्पर्य है कि वह क्रिया जिसके फलस्वरूप मृदा के पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। मतलब चट्टानें विघटित होगी बिल्कुल बारीक बारीक कणों में, और इन बारीक के कणों के बाद में क्या बनती है, मृदा बनती है। इसलिए कहा गया मृदा के पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं चट्टानों का अपक्षय। चट्टानों का अपक्षय है वो तीन प्रकार से हो सकता है, भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग। तो ये जो भौतिक अपक्षय होता है ये विभिन्न भौतिक शक्तियाँ जैसे कि तापमान, जल, वायु, इनके द्वारा ये होता है। तो विभिन्न भौतिक शक्तियों द्वारा
ठोस या स्थूल चट्टान टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित होने की जो प्रक्रिया है उसे अपन क्या बोलते हैं, भौतिक अपक्षय बोलते हैं। और भौतिक अपक्षय जो चट्टान या बारीक कण बनते हैं से बनने वाले पदार्थ, जो पदार्थ बनते हैं उनका रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, क्योंकि इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, केवल जो चट्टान है वो विघटित होती है, इसीलिए ये इसमें रासायनिक संगठन नहीं बदलेगा। अब जो भौतिक शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हो सकती है या फिर भौतिक अपक्षय किन किन के द्वारा हो सकता है, तो सबसे पहले है तापक्रम या टेम्परेचर। तो देखिए, तापक्रम बढ़ने पर चट्टान की ऊपरी परत क्या होती है, पहले धीरे धीरे गर्म होती है और गर्म होने के कारण ये क्या करने लग जाती है, फैलने लगती है। गर्म होकर के चट्टान की ऊपरी परत क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। परंतु जैसे तापमान कम हो जाएगा तो ये परत वापस क्या हो जाएगी, सिकुड़ने लग जाती है। तो इस तरह से फैलने और सिकुड़ने के कारण ये चट्टानें क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है। खंडित होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाती है और यही छोटे कण आगे क्या बनाएंगे, मृदा का निर्माण करते हैं। अगला कारण है जल। देखिए, जब बारिश होती है तो वर्षा का बहता हुआ जल होता है, तो बहते हुए जल के कारण चट्टानों का कुछ अंश होता है वो टूटकर अलग हो जाता है। वर्षा का जो ये चट्टान का ये टूटा हुआ टुकड़ा है, जब ये वर्षा जल के साथ बहने लगता है तो ये आपसी टकराव के कारण, ये टुकड़े हैं आपसी टकराव के कारण भी करने लगता है, घर्षण होने लग सकता है, जिस कारण ये या फिर आपस में टकराने के कारण भी ये छोटे छोटे भागों में विभक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से भी चट्टानों का अपक्षय हो सकता है। अगला हवा, तो तेज हवा अपने साथ बालू और पत्थर के छोटे छोटे कणों को उड़ा कर ले जाती है, जिससे कि चट्टानों की ऊपरी परत का कुछ अंश क्या हो सकता है, टूट जाता है। आकाशीय बिजली का कड़कना, तो वर्षा के मौसम में आकाशीय बिजली के कड़कने के कारण चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और यही दरारें, इन्हीं दरारों में वर्षा का जल या फिर किसी भी कारण से, तापमान आदि कारण से यही दरारें आगे जाकर के क्या हो जाती है, खंडित हो जाती हैं। तो ये तो था भौतिक अपक्षय। अब अगला अपक्षय पढ़ते हैं, रासायनिक अपक्षय। तो देखिए, चट्टानों के अपक्षय में अगला अपक्षय है रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय देखिए, चट्टानों व खनिज पदार्थों के मूल रूप में रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय कहते हैं। मतलब जो चट्टान व खनिज है उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाए और कोई नया पदार्थ बन जाए, इस प्रक्रिया को ही अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक अपक्षय। जो रासायनिक अपक्षय होता है ये जल की उपस्थिति में तेजी से होता है और यह अपक्षय होता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी गति होती है वो अधिक होती है, जबकि मरु क्षेत्रों में जहाँ की जल की कमी होती है उन क्षेत्रों में इसकी गति क्या होगी, कम होगी। अब आइए देखते हैं रासायनिक अपक्षय किन किन कारणों से हो सकता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है जल अपघटन। अब जल अपघटन से कैसे होगा, तो देखिए, जो चट्टानों का खनिज होता है वो जब जल के संपर्क में आता है तो जल का H+ आयन खनिज के धनायन को क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है और उसके स्थानांतरित होने से उनका संगठन क्या होता है, बदल जाता है। देखिए, जो जल होता है, जल आपको पता है किस में टूटता है, H+ और OH- में। जल हमेशा किस में टूटेगा, H+ और OH- में टूटता है। तो ये जो जैसे कि ये ऑर्थोक्लेज खनिज है, इस ऑर्थोक्लेज खनिज का सूत्र क्या है, KAlS3O8। इसकी अपन ने अभिक्रिया किससे करा दी, जल HOH2, जिसे मैंने HOH के रूप में लिखा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जल है ये टूट जाएगा H+ और OH- में। अब ये H+ होता है, ये इस खनिज में से इस पोटेशियम को हटा करके पोटेशियम की जगह क्या हो जाएगा, खुद आ जाएगा और क्या बना लेगा, AlS3Si3O8 अम्लीय सिलिकेट मृतिका बना लेगा। और जो K है K+ के रूप में निकल जाएगा और K+ के रूप में निकल करके ये K+ है, ये इस OH के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा।
तो ऑर्थोक्लेज खनिज के जल अपघटन से किसका निर्माण हुआ? अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका का निर्माण होता है। और ये जो अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका होती है ये पुनः जल से संयोग करके क्या बना लेती है? बॉक्साइट का निर्माण करती है, क्योंकि ये जो अम्लीय सिलिकेट मृदा होती है ये जल में अधिक विलय होती है और जल से संयोग करके किसका निर्माण करेंगी? बॉक्साइट का निर्माण करती है। तो देखिए जल के अणु चट्टानों के खनिज पदार्थों से साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? एक नए प्रकार का यौगिक बनाते हैं। जैसे इसमें अपन ने देखा कि ऑर्थोक्लेज खनिज है उसने जल के अणु के साथ अभिक्रिया करके लास्ट में जा करके क्या बना लिया? बॉक्साइट यौगिक बना लिया है। तो ये है पहला जल अपघटन। अब अगला देखते हैं हम। अगला रासायनिक अपक्षय तो दूसरा देखिए जल योजन या फिर हाइड्रोजन। खनिजों के साथ जल के अणुओं का रासायनिक संयोग होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? जल योजन कहते हैं। जल योजन यानी जल का योग। तो किसी भी खनिज या किसी भी यौगिक के साथ जब जल जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को अपन कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? जल योजन की अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो देखिए जो चट्टान होती है, चट्टानों में जो खनिज पाया जाता है उनमें जल नहीं होता है, परंतु जब भी जो चट्टान खनिज होते हैं वो नम वातावरण के साथ संयोग में आते हैं तो उनमें क्या हो जाता है? जलोजन की अभिक्रिया होने लग जाती है। तो ये जलोजन की अभिक्रियाएं होती हैं ये या कौन से प्रदेशों में ज़्यादा मिलेगी? ये मिलेगी नमी वाले नम प्रदेशों में। शुष्क प्रदेशों की अपेक्षा ये अभिक्रियाएं अधिक देखने को अपन को मिलेगी। जैसे फेल्सपार, पायरोक्सिन या एम्फीबॉस खनिज होते हैं उनमें यह अभिक्रियाएं आसानी से हो जाती हैं। इस उदाहरण के रूप में देखिए लाल हीमेटाइट जिसका सूत्र है Fe2O3, जब इसके जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जलयोजन हो जाता है और बन जाता है 2Fe2O3.3H2O जो कि एक पीला लाइमोनाइट खनिज होता है। इसी प्रकार से कैल्शियम सल्फेट के जब जल के साथ दो अणुओं के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? जिप्सम प्राप्त होती है CaSO4.2H2O जिप्सम का यौगिक अपन को प्राप्त होता है। तो ये तो था जल योजन। जब किसी भी खनिज की जल से संपर्क में आएगा तो जल का उसमें क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। अगला रासायनिक अपक्षय अपन देखते हैं विलयन। तो आइए देखिए। तो देखिए विलयन, कोई भी विलयन होता है वो अपक्षित पदार्थों को मूल स्थान से क्या करता है? हटा देता है। जैसे कि जल है, जल एक अच्छा विलायक है। हम जानते हैं जल क्या है? एक सार्वत्रिक विलायक है। जल में ज़्यादातर सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं? घुल जाती है। तो जल में CO2 कार्बनिक व अकार्बनिक अम्ल व लवणों के संयोग से इसकी विलायक शक्ति क्या होती है? जल की विलायक शक्ति बढ़ जाती है। और जल इसी कारण से जल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि आयन जल में घुल करके जो अपने मूल खनिजों से क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। जैसे कि NaCl है, इसमें अपन इस NaCl को अगर अपन जल में घोलें तो आपको पता है जब भी NaCl को जल में घोलते हैं तो ये NaCl है अपने अणु में टूट जाता है Na+Cl- और जल इसमें मौजूद होंगे। तो ये तो था विलयन के द्वारा अपक्षय। विलयन के द्वारा जो अपक्षय होता है वो बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है। अगला अपक्षय है ऑक्सीकरण के कारण। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? पहले तो जब भी किसी यौगिक में ऑक्सीजन का योग होगा तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो खनिजों के साथ ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि Fe, मैग्नीशियम और सल्फाइड युक्त खनिजों का ऑक्सीकरण नमी की उपस्थिति में अधिक होता है। ये खनिज होते हैं नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ में आसानी से क्रिया कर लेते हैं। ऑक्सीकरण के कारण यौगिक की घुलनशीलता व आयतन बढ़ने से अपक्षय सरलता से होता है। जैसे कि FeO फेरस ऑक्साइड में जब ऑक्सीजन का संयोग करवा देते हैं अपन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, पहले एक ऑक्सीजन था, दो ऑक्सीजन और जुड़े तो कितने होंगे? 3। तो ये बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। अब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए ये क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये था ऑक्सीकरण के कारण अपक्षय। अब पढ़ते हैं अगला। तो देखिए अपचयन, खनिजों में ऑक्सीजन का निकलना
क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अपचयन की परिभाषा होती है ऑक्सीजन का निकलना व हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या कहलाता है? अपचयन। तो देखिए पानी की अधिकता से ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। पानी की अधिकता होगी मतलब हाइड्रोजन आयनों की अधिकता होगी, और हाइड्रोजन आयनों की अधिकता होगी तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अतः क्या होगा? अपचयन होता है। जैसे कि Fe2O3 है, ये टूट जाए FeO प्लस O2 में, तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कम हो रही है। पहले कितनी थी? 3 ऑक्सीजन थी, और अब जो फेरस ऑक्साइड है उसमें कितनी है? 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो रही है? कमी हो रही है, ऑक्सीजन निकल रहा है बाहर, तो ये कहलाएगा अपचयन। और इससे जो अपचय हुआ है इस तो ये क्या है? अपचयन के द्वारा भी यौगिक में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, मतलब क्या हो रहा है? एक प्रकार से अपचय हो रहा है। तो ये रासायनिक अपचय का उदाहरण है। अगला है कार्बनीकरण। तो कार्बनीकरण का अर्थ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्षारों के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है। देखिए जो मृदा होती है, मृदा में जीवांश जो पेड़ पौधों की पत्तियां है या फिर कुछ भी जीव जंतुओं के अवशेष हैं, उनके अपघटन से क्या बनती है? CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो जल के साथ में क्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। ये जो CO2 गैस बनी है, ये जल के साथ में अभी क्या बनाएगी? कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है, और इस प्रक्रिया के कारण कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट, ये कार्बोनेटकरण की जो प्रक्रिया है इसके कारण क्या बनेंगे? कार्बोनेट्स बनते हैं और बाइकार्बोनेट भी बनते हैं। जैसे कि जीवाश्म के अपघटन से जो CO2 बनी है उसने जल के साथ में संयोग कर लिया और क्या बना लिया? H2CO3 कार्बनिक अम्ल बना लिया है। ये कार्बनिक अम्ल है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लिया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। तो ये तो था रासायनिक अपचय।